बीकॉम पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए एमबीएस यूनिवर्सिटी में जो पेपर है भारत में आर्थिक पर्यावरण सिलेबस के हिसाब से पिछले वीडियो में हमने देखा आर्थिक पर्यावरण का अर्थ, आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले जो विभिन्न घटक हैं उनको हमने कल पिछले वीडियो में देखा था, जिसमें मुख्य बिंदु हमने डिस्कस किए थे। आर्थिक पर्यावरण के घटक में पहला बिंदु किया था हमने प्राकृतिक संसाधन, दूसरा किया था हमने मानवीय संसाधन, तीसरा किया था हमने सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियां, और चौथा किया था हमने आर्थिक नीतियां। आर्थिक नीतियों में भी हमने मौद्रिक नीति है, राजकोषीय नीति है, औद्योगिक नीति है, व्यापार नीति है, जो मुख्य 4 नीति है उनको हमने डिस्कस किया था। उसके बाद डिस्कस किया था आर्थिक प्रणाली, जिससे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी है और है। इस वीडियो में हम भारत के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले अन्य जो घटक हैं उनकी विवेचना करेंगे। उसमें आज जो पहला पॉइंट हम ले रहे हैं घटक में वह है राजनीतिक परिस्थितियां, पॉलिटिकल कंडीशन, राजनीतिक परिस्थितियां पॉलिटिकल कंडीशन। भारत में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, और जिस देश की राजनीतिक पार्टी जो पूर्ण बहुमत वाली होती है सरकारें, वो देश के आर्थिक विकास करने के लिए कठोर निर्णय ले सकती हैं, डिसीजन ले सकती हैं और उसी तरह से पॉलिसी बना सकती हैं। भारत जब 1947 में आजाद हुआ तो 1950 में संविधान लागू होने के पश्चात हमारे देश में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, और देश के पहले प्रधानमंत्री जो चुनी सरकार बने वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उस समय देश की अर्थव्यवस्था विकास करने के लिए हमने पंचवर्षीय योजना का सहारा दिया और बड़े बड़े उद्योग धंधों की स्थापना, पब्लिक सेक्टर करने की बात कही गई। यानी कि उस सरकार जो कि पूर्ण बहुमत वाली थी, स्थिर सरकार थी, उसने देश के आर्थिक विकास करने के लिए अच्छे कदम उठाए, जिससे देश के विकास होने लगा। यदि मान लीजिए किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था ऐसी हो जाती है जिसमें कि सरकार को पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है, या अल्पमत की सरकार होती है, या विभिन्न प्रकार के दलों को मिलाकर के कोई सरकार चलती है। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो 13 दलों की जो सरकार थी उससे चलाया था, तो वो 13 महीने में ही सरकार चली गई। जनता पार्टी 1977 में सत्ता में आई थी, लेकिन आपसी विवाद के कारण से और 1980 में वापस से लोकसभा के चुनाव करने पड़े थे। इसी प्रकार से 1990 में वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे, तो अभी 91 में वापस हमें चुनाव करने पड़े थे। कहने का ये हो गया कि यदि राष्ट्र में राजनीतिक स्थिरता रहती है तो देश का आर्थिक विकास सही ढंग से हो सकता है, और यदि राजनीतिक स्थिरता नहीं है तो सरकार ठीक ढंग से विकास नहीं कर सकती है। वर्तमान समय में मोदी जो सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो इस सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए हैं जो पिछले 70 सालों में नहीं हुए। चाहे धारा 370 हटाने की बात हो, या जम्मू कश्मीर या लद्दाख के अलग से राज्य या केंद्र शासित बनाने की बात हो, या और दूसरे जो डिसीजन हैं वो सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं। कोविड-19 में भी, वर्तमान परिस्थितियों में भी सरकार उद्योग धंधों को राहत देने के लिए विभिन्न प्रकार के डिसीजन दे रही है। तो किसी भी देश की राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं वो उस देश के आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, इंटरनेशनल कंडीशंस। भारत के ऊपर विभिन्न जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके साथ में कैसे संबंध हैं, इसका भी हमारे देश के अर्थव्यवस्था को प्रभाव पड़ता है। भारत की जो चाइना है या पाकिस्तान है, उन पड़ोसी देशों के साथ में हमारे संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। सबसे पहले 1962 में भारत पर चाइना ने आक्रमण किया, 1965 में पाकिस्तान आक्रमण किया, 1971 में
वापस हमारे साथ पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई। इस प्रकार से 3 मुख्य लड़ाइयाँ हुई हैं। तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो 1962 से पहले तक हमने जो पंचवर्षीय योजना बनाई उसमें हमने डिफेंस पे ज्यादा महत्व नहीं दिया। देश के उद्योग विकास के लिए, कृषि विकास के लिए, सेक्टर से विकास के लिए हमने ध्यान दिया था। लेकिन जैसे ही 1962 में 1965 में हमने उन युद्धों का सामना करना पड़ा तो भारत सरकार ने अपनी जो सैन्य शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए प्रयास किए। 1998 में हमने परमाणु परीक्षण भी किए और उस समय जब परमाणु परीक्षण किए थे तो विभिन्न राष्ट्रों ने हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। ऐसी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में हमारे देश के आर्थिक विकास के ऊपर थोड़ा सा विपरीत प्रभाव पड़ने लगा। यदि विदेशों में कोई विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आती है तो उसका प्रभाव भी भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ता है। तो अंतर्राष्ट्रीय यदि शांति होती है, सहयोग होता है, पड़ोसी देश हमारे सहयोग करते हैं तो उस देश की अर्थव्यवस्था पर उसी प्रकार से प्रभाव पड़ता है। आज नेक्स्ट में लेते हैं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता। अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। सामान्य जनता में पर्यावरण के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ती जा रही है। जब किसी देश में आर्थिक विकास होता है, उद्योग धंधे स्तर किए जाते हैं या किसी व्यवसाय विकास होता है तो उसका पर्यावरण के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। हम इंडस्ट्री खोलेंगे तो वायु प्रदूषण हो सकता है, ध्वनि प्रदूषण हो सकता है या अन्य दूसरे पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। तो सामान्य जनता उस इंडस्ट्रीज को ऊपर कठोर प्रतिबंध लगाने की बात कही जाती है। कई बार हम देखते हैं कि यदि मान लीजिए किसी शहर में या गांव में ईंटों का भट्टा है और उससे धुआं हो रही है, प्रदूषण हो रहा है तो सामान्य जनता उसका पोषण करने लगती है। सरकार को भी मजबूरी में उन उद्योगों को शिफ्ट करना पड़ता है। कई जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर प्रोसेस हाउस के अंतर्गत गंदा पानी जो है, केमिकल से पानी है वो खेतों में छोड़ा जाता है या नदी में छोड़ा जाता है तो पोल्यूशन होता है तो लोग उसके प्रति हेजिटेशन करते हैं। तो इस प्रकार से पर्यावरण में संतुलन बनाते हुए हमें देश का आर्थिक विकास करना पड़ेगा। यदि हम पर्यावरण के प्रति ज्यादा कठोर हो जाते हैं तो उससे हमें उद्योग धंधों का इतना तेजी से विकास नहीं हो पाएगा, उनमें नियंत्रण आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेते हम व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन। व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन। सबसे पहले हमें समझना व्यापार संतुलन कैसे कहते हैं और भुगतान संतुलन कैसे कहते हैं। व्यापार संतुलन का अर्थ है कि केवल जो दृश्य वस्तु हैं उनके आयात निर्यात को सम्मिलित करते हैं और अदृश्य वस्तु के आयात निर्यात को भुगतान संतुलन में सम्मिलित करते हैं। व्यापार जो संतुलन है इसमें हम एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट, तो व्यापार संतुलन हमारा अनुकूल होगा। यदि ये स्थिति है एक्सपोर्ट इज लेस देन इम्पोर्ट तो ये हमारा व्यापार संतुलन प्रतिकूल होगा। और यदि ये स्थिति होती है एक्सपोर्ट इक्वल टू इम्पोर्ट तो ये व्यापार संतुलन साम्य संतुलन की स्थिति में होता है। ये स्थिति किसी भी राष्ट्र में नहीं, या तो अनुकूल भुगतान व्यापार संतुलन होगा या प्रतिकूल व्यापार संतुलन होगा। यदि एक्सपोर्ट ज्यादा है, इम्पोर्ट कम है तो हमारे देश में विदेशी मुद्रा ज्यादा आएगी, धंधों का विकास होगा और उसका उपयोग कर सकते हैं। यदि एक्सपोर्ट कम है, इम्पोर्ट ज्यादा है तो हमें आयात करने पड़ेंगे, तो आयात करके हमें भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा का संकट उपस्थित हो सकता है। यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो 1947 से पहले भारत का जो व्यापार संतुलन था वो अनुकूल था, लेकिन उस समय तक देश का इतना विकास नहीं हुआ। लेकिन 1947 के बाद आज तक हमारा भारत का जो व्यापार संतुलन वो प्रतिकूल है, उसके बावजूद भी हमने देश का आर्थिक विकास किया है। तो हमें देखना पड़ेगा कि इसमें आयात हम किन चीजों कर रहे हैं और निर्यात किन चीजों कर रहे हैं, उसका उसी प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। और भुगतान संतुलन में हम क्या करते हैं कि जो पेमेंट्स हैं, विनियोग है, उनको भी हम देखते हैं कि यदि किसी देश का भुगतान संतुलन
आयात और निर्यात यदि बराबर होंगे तो निश्चित रूप से उस देश की आर्थिक गतिविधि पर प्रभाव पड़ेगा। इस वीडियो में आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे।